बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ। बेटा, इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे पहले टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और एक नोटबुक निकाल लीजिए, ताकि मैं जो भी लेक्चर आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ आप उसको अपने पास नोट कर लें। आए बेटा, आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पर आना पड़ेगा। जैसे ही आप अपनी बुक के पेज नंबर 1 पर आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर टॉप पे एक वर्ड चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा होगा। अब आपने यहाँ पर सपोज करना है कि द वर्ड केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शंस एंड द वर्ड इक्विलिब्रियम मीन्स कांस्टेंट और बैलेंस। जब आप इन वर्ड्स को ऐड करते हैं यानी केमिकल रिएक्शंस और कांस्टेंट, तो आपको मीनिंग समझ आता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर कांस्टेंट और बैलेंस एट स्पेसिफिक लेवल, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तमाम के तमाम एक वक्त पर आकर कांस्टेंट हो जाते हैं, एक वक्त पर आकर बैलेंस हो जाते हैं। बेटा, इसके बाद आपको अपने बुक के पेज नंबर 2 पर आना पड़ेगा। वहाँ पर आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमने अपना बेसिकली जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होगा। तो केमिकल रिएक्शन की 2 तरह की टाइप्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना है। द फर्स्ट वन इज़ इर्रिवर्सिबल रिएक्शन and the second one is reversible reaction. तो बेटा, ये 2 टाइप्स हैं, आइए हम इनको स्टार्ट करते हैं। अब सवाल ये है कि इर्रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। आपने याद रखना है कि ऐसा रिएक्शन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है जो एक दफ़ा जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि जैसे ही वो स्टार्ट होगा स्टॉप होगा, यानी वो बहुत जल्द अपनी कंप्लीटिशन स्टेज पर पहुंच जाएगा, यानी बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गैस है हाइड्रोजन H2 और एक गैस है आयोडीन I2 गैस की फॉर्म में। तो आपको नज़र आएगा कि जैसे ही हाइड्रोजन के अंदर आयोडीन ऐड होगा तो ये दोनों मिलकर एक प्रोडक्ट बना देंगे जिसको हम कहेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो चीज़ें आपस में ऐड होती हैं दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और इसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनती है दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो आप इसको यूँ पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट्स जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। इधर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि हमें ये भी कैसे पता चल सकता है कि कौन सा रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि वो रिएक्शन इर्रिवर्सिबल होता है जिसके दरमियान एरो जो लगा हो वो एरो सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड का मतलब जो कि एक ही डायरेक्शन में लगा हो। तो ये सिंगल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करता है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को। इसके बाद हम बात करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो इर्रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो जब भी एक दफ़ा स्टार्ट होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता, बल्कि वो स्टार्ट होने के बाद कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस स्टेज पर रहता है। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये कभी भी अपनी कंप्लीटिशन स्टेज पर नहीं पहुंचता, कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अब इसकी भी एग्जांपल हम सेम ही लेंगे, सब्सटेंसेस सेम ही होंगे, लाइक H2 + I2 टू फॉर्म 2HI। अब आप ये देख रहे होंगे कि मैंने बीच में वेकेंट स्पेस छोड़ दी है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि जब आप इर्रिवर्सिबल रिएक्शन को देखेंगे तो उसकी अगर आपने इर्रिवर्सिबल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देखनी है। रिप्रेजेंटेशन से मुराद के कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे,
तो वो सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह जब आप रिवर्सेबल रिएक्शंस की बात करेंगे तो रिवर्सेबल रिएक्शन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। डबल हेडेड एरो से मुराद जिसकी एक डायरेक्शन आगे की तरफ होगी और एक डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। तो बेटा ये आपके दो तरह के रिएक्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो आपको समझ आ गया होगा, वो क्वेश्चन इजी सा है कि डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। हम अब इस बात को मज़ीद फर्दर आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जब स्टार्ट होते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप का मतलब है कि फ़र्दर ये रिएक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होंगे। इट मींस डैट इनकी ज़्यादा डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं है। तो डिस्कशन किस चीज़ के, लिटरली असल में डिस्कशन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस की है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे फर्दर अगर हम बात करें तो इसी एग्ज़ाम्पल को हम लेते हैं और इसी एग्ज़ाम्पल से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को देखें तो इसमें जब हाइड्रोजन आयोडीन के अंदर ऐड होता है तो हमें ये पता है, हमने अभी ऊपर बात किया कि दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और इसकी फॉर्म में जो चीज़ बनेगी दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट्स, वरना आप इसको प्रोडक्ट कहेंगे। अब आप अगर इमेजिन करें 2 मिनट के लिए कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन जब मूव करते हैं तो उनकी डायरेक्शन आगे की तरफ होती है, यानी वो एरो ऐसे बनेगा हाफ। इट इज़ कॉल्ड, दिस डायरेक्शन इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी अगर आगे की तरफ जाएगा तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड। और जब इसके प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो एरो का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो वापस एरो का साइन मूव कर रहा है इट इज़ कॉल्ड रिवर्स डायरेक्शन। यानी रिवर्सेबल रिएक्शन के अंदर हम डायरेक्शंस की भी बात करते हैं। तो डायरेक्शंस 2 तरह की होती हैं, एक को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन कहते हैं और एक को आप रिवर्स डायरेक्शन कहते हैं। यानी जब जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में ऐड होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते रहेंगे तो हम कहेंगे ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। और जब जब हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा, स्प्लिट होगा और हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा तो हम ये कहेंगे कि असल में ये रिवर्स डायरेक्शन है। रिवर्स का मतलब कि प्रोडक्ट्स टूटकर दोबारा क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। यहाँ तक हमने डायरेक्शंस की भी बात कर लिया। अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक हम एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करते तब तक हमारी बात प्रूफ नहीं होती। तो जहाँ तक बात एक्सपेरिमेंट की है, इसी एग्ज़ाम्पल को फर्दर लेकर चलेंगे दोबारा। अगर आपको मैं ये बताऊँ कि हाइड्रोजन क्या है तो आपने याद रखना है हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं है, जबकि आयोडीन जो है इट इज़ अ कलरेबल गैस, इसका कलर होता है पर्पल। तो जब एक कलरलेस गैस के अंदर पर्पल कलर ऐड किया जाएगा तो अल्टीमेटम सी बात है आपको पर्पल कलर नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन फॉरवर्ड में आपकी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगी तो उसको दोबारा आप देखेंगे तो वो आपको कलरलेस ही नज़र आएगी। यानी अगर आप किसी बीकर के अंदर या किसी फ्लास्क के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो आप उसमें पहले एक हाइड्रोजन गैस डालिए, कलरलेस होगी। आप उसमें पर्पल कलर की आयोडीन ऐड करेंगे तो वो सारा पर्पलिश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्ट बनेगी आपको प्रोडक्ट कलरलेस ही नज़र आएगी। यानी आपको थ्योरी के अंदर एक वर्ड लिखा नज़र आएगा कि आयोडीन का कलर फेड्स हो जाएगा। फेड्स का उर्दू में मतलब होता है मध्यम होना, यानी गायब होना। वो गायब होकर दोबारा कलरलेस हाइड्रोजन आयोडीन बन जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर ये रिवर्सेबल रिएक्शन की एग्जांपल है तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनना शुरू होगी। तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो आपको यकीनन दोबारा पर्पल कलर नज़र आएगा, विच रिप्रेजेंट दैट कि ये रिएक्शन जो है वो असल में किसकी एग्जांपल है, रिवर्सेबल।
तो असल में कलर्स की वजह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये वाकई रिवर्सिबल फॉर्म में है। बेटा इसमें अभी तक जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 के ऊपर डायग्राम तक मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया है। आपने इसको थॉरली खुद रीड कर लेना है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं, सेम टॉपिक है वो एग्ज़ाम्पल हमने रिवर्सेबल रिएक्शन के ऊपर ही स्टार्ट करनी है। बेटा अगर तो आपको अभी तक का ये टॉपिक जो मैंने एक्सप्लेन किया है समझ आया है तो ये बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल, अब वो रिवर्सेबल रिएक्शन के अंदर एक एग्ज़ाम्पल लेता है, वो कहता है कि आपके पास मिसाल के तौर पे कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये एक कॉम्बिनेशन है कैल्शियम ऑक्सीजन का, और इसके अंदर आपने ऐड कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखें जब भी कैल्शियम ऑक्सीजन ऐड होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तो इसकी वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट बनती है वो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड होती है तो लिटरली वो चीज़ जो बनती है वो क्या होती है CO3 विच इज़ कॉल्ड कार्बोनेट, और उसके पीछे जो उसका सॉल्ट होता है उसका नाम ऐड हो जाता है, ये कैल्शियम है तो इसका नाम बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अभी मैंने समझाने के लिए इसके दरमियान एरो कौन सा लगाया है, इरिवर्सिबल, मींस रिएक्शन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आके प्रोडक्ट बन जाएगी और स्टॉप हो जाएगा, लेकिन हमने बात करनी रिवर्सिबल की है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। होगा ये कि जब जब ये रिएक्टेंट्स आपस में ऐड होंगे तो ये क्या बनाते रहेंगे, प्रोडक्ट्स बनाते रहेंगे। लेकिन ये काम अब मुझे कैसे पता चलेगा होगा, इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक बीकर ले लेता हूँ। बीकर, अगर माउथ बीकर का ओपन है जिसको आप ओपन फ्लास्क कह सकते हैं, तो क्या होगा, आप कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। मैंने आप फिर बीच में सेंटर में आपको नज़र आ रहा है सिंगल हेडेड एरो लगाया, क्यों, क्योंकि मैं इरिवर्सिबल की पहले आपको बात बता दूं। आप जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ऊपर फ्लास्क का माउथ ओपन है, इजीली जितना कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा। अगर वो गैस की फॉर्म में, अगर वो गैस की फॉर्म में नहीं है, किसी सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में है तो वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन वो नीचे बैठ जाएगा और उसमें इतनी अब वो हैसियत काबिलियत नहीं रहेगी कि वो दोबारा रिएक्ट कर सके, तो रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट होगा और ख़ुद ब खुद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये काम तब होगा जब आप यूज़ करेंगे ओपन फ्लास्क या ओपन बीकर, फ्लास्क कह लें बीकर कह लें, आपकी मर्ज़ी है, जो आप यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के वक्त। यानी आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आपका बीकर या आपकी फ्लास्क ओपन है तो आपका जो भी रिएक्शन आप करवाएंगे वो रिएक्शन कहलाएगा इरिवर्सिबल। ये बात आपको समझ आती है। अब इसी रिएक्शन के ऊपर मैं दोबारा एक बीकर लेता हूँ, लेकिन उस बीकर का माउथ जो है वो ऊपर से क्लोज़ कर देता हूँ, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ क्लोज्ड फ्लास्क की। आप देख सकते हैं क्लोज फ्लास्क में क्या होगा, जैसे ही मैं कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन लूँगा, कार्बन डाइऑक्साइड लूँगा, अब मैं डबल हेडेड एरो लगा रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, आपको नज़र आ रहा है ऊपर फ्लास्क का माउथ क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या है कि अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट गैस की फॉर्म में मिसाल के तौर पे होगा तो ये क्या करेगा, ये ऊपर आएगा, ऊपर आके इस फ्लास्क के साथ टकराएगा, कोलाइड करेगा, टकराना कोलाइड करना। जैसे ही कोलाइड करेगा तो ये दोबारा स्प्लिट होके कैल्शियम और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बनाएंगे, लेकिन वही प्रोडक्ट दोबारा टूट कर स्प्लिट होकर दोबारा क्या बनाती जाएगी, रिएक्टेंट्स बनाती जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है और ये देखना है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, तो उसके लिए आपको लेनी पड़ेगी क्लोज्ड फ्लास्क। आपको ये पेज नंबर 2 के ऊपर भी नज़र आएगा, सॉरी पेज नंबर 3 पर, कि जो फ्लास्क उसने हाइड्रोजन और आयोडीन के लिए यूज़ किए हैं उनका भी माउथ क्लोज है। इसी तरह आप अगर पेज नंबर 4 पर चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि पेज नंबर 4 के ऊपर उसने लेफ़्ट साइड पे ओपन फ्लास्क ली हैं, राइट साइड पे क्लोज ली हैं, और फिर उसने उसका कंपैरिजन करके सारी बात एक्सप्लेन की है। तो ये आपने यहाँ तक थोरोली रीड कर लेना है, पेज नंबर 4 के हाफ तक, जहाँ पे आपको एक रिएक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। कैल्शियम कार्बोनेट रिवर्सिबल रिएक्शन,
कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आगे पीछे चेंज हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो सिर्फ ये एरो मैटर करता है, जो कि ये बताता है कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा अब मैंने अभी तक आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में सब कुछ बता दिया है, और उसके साथ मैंने आपको 2 एग्जांपल्स एक्सप्लेन की हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। पहली जो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन की थी वो थी H2 + I2 टू फॉर्म 2HI, और दूसरी जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन की है वो दूसरी एग्ज़ाम्पल जो थी वो थी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब मैं आपसे इस टॉपिक से रेलिवेंट आखिरी बात है जो आपको बताने लगा हूँ वो आपने देखनी है, और वो जो लास्ट मैंने आपको बात बतानी है वो है असल में ग्राफ की। ग्राफ से मुराद क्या है, यानी अब हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं जिसमें हम ये देखना चाहते हैं कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन है और रिवर्स डायरेक्शन है वो कैसे मूव करेगी। ग्राफ जो अभी केमिस्ट्री की बुक में है वो बहुत ही इजी है, अगर आप इसको गौर से सुने। आप सपोज़ कर लें कि ये ओरिजिन है, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से हमने अपनी जो मटेरियल है, अपने जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टार्ट करना है। ये फॉरवर्ड के लिए है और ये रिवर्स के लिए है। आप देखें शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है, क्यों? क्योंकि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ही स्टार्ट होगा ना, रिवर्स की तो बात ही नहीं होती। तो आपको नज़र आएगा कि जब भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके मूव करते हैं फॉरवर्ड तो उनकी स्पीड फास्ट होती है। तो यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बहुत ही फास्ट होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्लो होना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी कि वो कांस्टेंट हो गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ आना मीन टू से कि ये इंक्रीज से किसकी तरफ आ रहा है, डिक्रीज़ की तरफ, और डिक्रीज़ के बाद ये किस लेवल पर जा रहा है, कांस्टेंट। जबकि बुक पे ऐसा नहीं है, बुक पे उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है इस साइड पे कि आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है या फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो क्या होती है, इंक्रीजेज होती है। ये आपको अपने पेज नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा। सॉरी, इंक्रीजेज नहीं, डिक्रीजेज, डिक्रीजेज होती है। डिक्रीजेज क्यों होती है, पहले वो इंक्रीज़ होगी लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज़, और डिक्रीज़ होने के बाद वो ग्राफ के ऊपर कांस्टेंट होने लग जाएगी। इसी तरह इसके ऑपोजिट आपने बात करनी है, ये रिवर्सिबल एरो है। शुरू में रिवर्सिबल स्लो होगा यानी डिक्रीज़ होगा, कुछ देर के बाद वो फास्ट हो जाएगा, और कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो आपको बुक पे नज़र आ रहा होगा, उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन होता है वो रिवर्स रिएक्शन कुछ देर के बाद क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब ये था कि पहले तो रिवर्स जब स्टार्ट होगा, स्टार्ट पे तो ये कंफर्म है कि वो डिक्रीज़ होगा, बहुत ही कम होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज़ से क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़। और फिर नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट इज़ कि इंक्रीज़ होने के बाद वो भी क्या होने लग जाएगा, कांस्टेंट। यानी आम ज़ुबान में आप यूँ कहेंगे कि जितना भी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तमाम का तमाम स्टार्ट में बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप मैथ्स में ऐसे यूज़ करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, फास्ट से स्लो होना शुरू हो जाएगा। यही बात आपने लिखनी है रिवर्स के बारे में, लेकिन थोड़ी सी बात चेंज है जो यकीनन आपको समझ आ गई कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में वो स्लो होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम थोड़ी देर के बाद वो फास्ट हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होती है, ओपोजिट होती है, वो एक दूसरे के ओपोजिट होती है। तो यहाँ तक ये मैंने आपको सारी बात एक्सप्लेन कर दी है अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल रिएक्शन। अब आपने ये करना है कि ये सारा जब आप रीड कर लेंगे पेज नंबर 4 पे रिएक्शन तक, तो आपने उसके बाद अपनी एक्सरसाइज में आ जाना है। आपको एक्सरसाइज जो है वो अपने बुक के पेज नंबर 18 पर मिलेगी। उस पेज नंबर 18 के ऊपर आपके एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन आज मैंने आपको करवा दिया है।
मैं लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन है डिस्क्राइब आ रिवर्सेबल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड ग्राफ, यानी आपने पहले रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में लिखना है, फिर आपने एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करना है और फिर आपने ग्राफ बनाना है। यानी अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये सब यही था कि आपने पहले रिवर्सेबल रिएक्शन के बारे में लिखना है, उसके बारे में जो आपको पता है कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स, उनको लिखने के बाद आप कोई सी एक एग्जाम्पल को, इन दोनों में से कोई सी एक एग्जाम्पल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और फिर पेज नंबर 5 के ऊपर एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ को बना देंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेज नंबर 5 पे जो ग्राफ है उसके ऊपर की जो लाइंस आपको लिखी हुई नज़र आएंगी वो आप अगर रीड करेंगे अच्छी तरह तो आपको ये फॉरवर्ड स्टार्ट से फास्ट होना, रिवर्स स्टार्ट से स्लो, ये सारी बात समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें अगर आपको फर्दर कोई भी बात पूछनी हो, आपको अगर कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ नोट्स हैं आपके इसी चैप्टर के, जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उन नोट्स से भी आप याद कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली सर शुजाउल हसन से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।